महंगाई का जमाना है, सबको परिवार चलाना है। जाहिर है कोई भी मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, हर काम की कीमत होती है। लिहाजा यूपी में बुलडोजर ने भी तय कर लिया है कि वो अपने हर एक्शन की कीमत वसूलेगा। शुरुआत सीतापुर से हुई है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद गिराने के एवज में बुलडोजर ने कब्जाधारियों से 40 लाख रुपए की डिमांड कर दी, यानी अपनी पहली सैलरी मांग ली है। कैसे, समझिए रिपोर्ट से। जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। क्योंकि वो 20 घंटे कार्रवाई लगभग चली, उस कार्रवाई में जो भी खर्च आया उसका आकलन करके इनको नोटिस दी गई है। विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है। योगी का बुलडोजर अतिक्रमण हटाता है। योगी का बुलडोजर अवैध कब्जे को मिटाता है। योगी का बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है। योगी का बुलडोजर अयोध्या में राम मंदिर बना चुका है। योगी का बुलडोजर दाल मंडी में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सुगम रास्ता बना रहा है। अब योगी के इसी शहंशाह की प्रोफाइल में एक बैच और जुड़ गया, वो है सरकारी खजाना भरने का। यूपी के सीतापुर में योगी प्रशासन के पीले पंजे ने नॉनस्टॉप 20 घंटे काम किया था। उसी का इनाम 1500 किलो के इस पहलवान को 40 लाख रुपए की पहली सैलरी के रूप में मिलने वाला। बुलडोजर ने सीतापुर के लहरपुर तहसील के नया गांव बेहटी में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को मलबा कर दिया था। उसका गेट उखाड़ डाला था। हेडलाइट जलाकर बुलडोजर अवैध मस्जिद के पास पहुंचे थे। सुबह होते होते मस्जिद के सारे पुर्जे खोल दिए गए थे। अब वहां मस्जिद का हरा रंग मिट्टी में दबा नजर आ रहा है और इसी के साथ इस मस्जिद के मुतवल्ली के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, क्योंकि योगी के बुलडोजर का मेहनताना देना है। प्रशासन ने मुतवल्ली को नोटिस थमा दिया। नोटिस पर लिखा है, इस अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने में जो खर्च आया है उसे 30 दिन के अंदर भरना होगा। 39,55,000 का जुर्माना राजस्व विभाग में जमा कराना होगा। तो चूंकि वो 20 घंटे कार्रवाई लगभग चली, उस कार्रवाई में जो भी खर्च आया उसका आकलन करके इनको नोटिस दी गई है और इनको 30 दिन का समय दिया गया है कि 30 दिन के अंदर ये पैसा राजस्व में जमा कराए, नहीं तो इसको भू राजस्व की बात वसूला जाएगा। योगी प्रशासन का पॉइंट साफ है, नोटिस दिया जाएगा, आदेश का पालन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बुलडोजर आएगा, कार्रवाई करेगा और लौट जाएगा और उसका मेहनताना अवैध कब्जाधारी से वसूला जाएगा। यानी अब बुलडोजर तोड़ेगा भी और वसूलेगा भी। सीतापुर से राजकुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम के चुनावी रण में योगी के आक्रामक तेवरों ने सियासी पारा चढ़ा दिया। घुसपैठ, डेमोग्राफी और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की रणनीति चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाती है। जय श्री राम। ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन लोगों को जब भी अवसर मिला है, इन्होंने भारत और भारतीयता को ही अपमान किया है। असम की धरती पर चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी रण में एंट्री हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। असम के चुनावी रण में जब योगी उतरे तो बारपेटा और बरछला की धरती पर वही आक्रामक तेवर, वही सियासी धार जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्ष तक असम के अंदर
अराजकता को, दंगों को, कर्फ्यू को, घुसपैठ को, अराजकता को बढ़ावा दे करके यहां की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। बारपेटा की जनसभा में योगी ने कांग्रेस और यूडीएफ पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि इन दलों ने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, घुसपैठ को बढ़ावा देकर असम की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची। ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया, आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। से हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। जनजातीय समुदाय के योगी ने मंच से साफ संदेश दिया कि हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार असम में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ये ऐलान किया कि असम को लैंड जिहाद और लव जिहाद की जमीन नहीं बनने दिया जाएगा। ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। योगी ने असम की सांस्कृतिक पहचान को चुनावी मुद्दा बनाया। कहा कि धरती सिर्फ पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्म की भूमि है। इसके साथ ही योगी ने यूपी मॉडल को मंच से पेश किया। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अगर आप असम की राजनीति से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। आखिर क्यों असम चुनाव में बीजेपी ने प्रचार की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी और क्यों उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बारपेटा और बरछला जैसी सीटों से की? इसकी बड़ी वजह है असम की बदलती हुई डेमोग्राफी। बारपेटा जहां मुस्लिम आबादी करीब 70% से ज्यादा हो चुकी है, जबकि हिंदू आबादी 29% के आसपास। एक वक्त था जब बारपेटा को मंदिरों के शहर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ की जनसंख्या का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है और बरछला में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और आंकड़ा करीब 30% तक पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी का फोकस है कि डेमोग्राफी के इसी बदलाव को चुनावी मुद्दा बनाया जाए और वोटर्स को साधा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां एक तरफ अब चुनाव का फीवर हाई होने लगा है तो बयानों की बौछार भी तेज हो गई है। ऐसा ही एक बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने एक बार फिर से असम चुनाव में मियां भाई का मुद्दा उठाया और कह दिया कि जब तक मियां रहेंगे तब तक दुनिया रहेगी। दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा। आज जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह इंसाफ करेगा, इंशाअल्लाह। हम जिंदा रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनाव करीब है और अब लड़ाई आर पार की है तो एक बार फिर लड़ाई मियां भाई पर आ गई है। भले ही ओवैसी खुद तो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन तब भी मियां वाली पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रहे। ओवैसी कल असम में पहुंचे तो एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर एक बार फिर घमासान मच गया। यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी कमर तोड़ देंगे, हमारे हड्डियों को तोड़ दिए, और बोलते हैं कि हमारा जीना हराम कर देंगे, और बोलते हैं कि मियां अगर ऑटो चलाता है तो 2 रुपये कम दो। हेमंतो, हमको 2 रुपये चाहिए तो जनता से चंदा करके तुम लो, हमको खत्म करने वालों। दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा। हम जिंदा रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी से डरने वाले नहीं है।
अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। ओवैसी ने कहा कि दुनिया उस वक्त तक रहेगी जब तक मियां रहेंगे। ओवैसी ने यह बयान दिया असम के मोरीगांव में, जहां वो असम के सीएम हिमंता पर वार कर रहे थे। हिमंता अक्सर मियां भाई को लेकर बयान देते रहे हैं, जिस पर विवाद भी हुआ है। अब ओवैसी ने उसी का जवाब दिया। ओवैसी ने मियां भाई को दुनिया के लिए जरूरी बताया तो बयान का विरोध भी शुरू हो गया। ओवैसी चाहते हैं कि भारत में गजबाए हिंद हो। हमारे पूर्वजों से भूल हुई कि अगर बंटवारे के समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज न ओवैसी पैदा लेता न गजबाए हिंद की बात करती। अब कोई भी औरंगजेब पैदा लेना चाहेगा तो शिवाजी महाराज भी, महाराणा प्रताप भी साथ में दिखाई दे। आतंकवाद पे बात होगी तो कहेंगे मुसलमानों पे हमला हो रहा है, अलगाववादियों पे जब हमला होगा तो कहेंगे जी मुसलमानों पे हम बात हो रही है। तो ये कब तक आप मुसलमानों को घुसपैठी बनाते रहोगे, आतंकवादी बताते रहोगे, अलगाववादी बताते रहोगे? आप तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ आपराधिक अराजकता करने वाले लोग हो। ये बात हो रही है वो लोग जो लोग की देश के हितों, देश के सरोकार के प्रति जो है वो आपराधिक सोच रखते हैं, उनकी बात हो रही है। राजनीतिक गलियारों में विरोध हुआ तो बयान का जवाब साधु संतों ने भी दिया। यह कुचक्र रचने का दुस्साहस बंद कर दो, नफरत बयान देना बंद कर दो, नहीं तो तुम भी वही जहन्नुम में जाओगे जहां जाने के लिए तुम बेताब हो। ओवैसी इससे पहले भी इस तरीके का बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने देश की पीएम बुर्के वाली होने की बात कही थी। का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और अब असम के चुनाव में फिर से मियां वाला दाव खेलकर राजनीति चमकाने की कोशिश है। दरअसल AIMIM खुद असम में कोई उम्मीदवार नहीं उतार रही, लेकिन ओवैसी AIUDF उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। मौजूदा चुनाव में ओवैसी AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को पूरा समर्थन दे रहे हैं और अब इसी समर्थन में रैलियां कर असम चुनाव को एक अलग हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात आपकी जेब से जुड़ी हुई। यूपी में एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो गया है। एक्सप्रेसवे पर सभी तरह की गाड़ियों पर टोल बढ़ा दिया गया है। बढ़ी हुई दरें लागू भी हो गई। एक्सप्रेसवे पर सफर आपकी जेब को और ढीला करने वाला हो गया है। यूपी के एक्सप्रेसवे पर टोल की बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं। बढ़ी हुई दरों के बाद अलग अलग गाड़ियों को 5 से 85 रुपए तक ज्यादा टोल देना पड़ेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और ट्रैक्टर के टोल में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर 330 से 335 कर दिया गया है। वहीं कार, जीप, वैन पर टोल 10 रुपए बढ़ाकर 665 से 675 कर दिया गया है। हल्की कमर्शियल गाड़ियां, मिनी बस के टोल में 20 रुपए बढ़ोतरी कर इसे 1045 से 1065 कर दिया गया है। वहीं बस और ट्रक के लिए 50 रुपए इजाफा कर इसे 2100 से 2150 रुपए कर दिया गया है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारी गाड़ियों को छोड़कर बाकी के वाहनों के लिए टोल में इजाफा नहीं किया गया है। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी भारी वाहनों को छोड़ बाकी गाड़ियों के लिए टोल टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और ट्रैक्टर के टोल में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर 140 रुपए से 145 रुपए तक कर दिया गया है। वहीं कार, जीप, वैन पर टोल 10 रुपए बढ़ाकर 285 से 295 रुपए किया गया है। बस और ट्रक के लिए 5 रुपए इजाफा कर इसे 840 से 845 रुपए तक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। यह दरें लागू भी कर दी गई हैं 1 अप्रैल से, जिसके बाद से अब अलग अलग कैटेगरी के वाहनों पे 5 रुपए से 85 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई टोल दरें 1 अप्रैल से ही लागू कर दी गई हैं, जिसे लेकर अब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कदम से जहां लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, वहीं इससे अथॉरिटी के इनकम में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूपी के कौशाम्बी में बड़े हादसों के बाद भी प्रशासन की लापरवाही जारी है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के पास पाल चौराहे से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक छोटा मैजिक वाहन दर्जनों यात्रियों को भरकर सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि वाहन ट्रैफिक पुलिस के सामने से गुजरता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ठूस कर सफर कर रहे हैं। हाल ही में सड़क हादसों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन कराने में प्रशासन नाकाम दिख रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब ऐसे खतरनाक सफर पर रोक लग पाएगी। पुलिस वाले देख रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। मध्य प्रदेश को देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन क्या ये गौरव अब खतरे में है? राज्य के जंगलों में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार 8,125 पद खाली हैं। यही वजह है कि इस साल केवल 3 महीनों में 14 बाघ मारे जा चुके हैं। ऐसे में सरकार से सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में वन विभाग में पद क्यों खाली हैं? जब सड़क और उद्योग के लिए फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं, तो जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा क्यों पीछे रह गई? क्या जंगल और बाघों की सुरक्षा के लिए समय रहते कदम उठाए जाएंगे या फिर टाइगर स्टेट की असली पहचान खतरे में पड़ जाएगी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, आज एक गंभीर विरोधाभास का सामना कर रहा है। एक ओर कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच जैसे विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं, वहीं दूसरी ओर इन जंगलों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वन विभाग में 8,125 पद खाली पड़े हैं। राज्य की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 26,079 पदों में से केवल 18,000 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें 111 IFS अधिकारी, 215 राज्य वन सेवा अधिकारी और हजारों रेंजर, डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड शामिल हैं। यानी जो लोग जंगलों की सुरक्षा की रीढ़ हैं, वे बड़ी संख्या में मौजूद नहीं हैं। इस कमी का असर सीधे जंगल और वन्य जीवों पर पड़ रहा है। साल 2026 के केवल 3 महीनों में ही 14 बाघों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल 55 बाघ मरे थे। स्टाफ की कमी जंगल की सुरक्षा पर भारी संकट खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का करीब 30% है। यहां भारत के कुल बाघों में से 700 से ज्यादा बाघ अकेले पाए जाते हैं। लेकिन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार 8,125 पद खाली होने के कारण कई क्षेत्रों में 30% से 50% तक स्टाफ की कमी है। इसका मतलब है कि कई फॉरेस्ट गार्ड को 20 से 30 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र अकेले संभालना पड़ता है, जबकि आदर्श स्थिति में यह बहुत कम होना चाहिए। निगरानी की कमी से अवैध शिकार और वन्य जीवों पर खतरा बढ़ रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ताजा रिपोर्ट भी चेतावनी दे रही है। पिछले 10 सालों में भारत में जितनी वन भूमि गैर वानिकी कार्यों के लिए दी गई, उसका 22% हिस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश का है। बीते एक दशक में 38,553 हेक्टेयर जंगल को विकास कार्यों के लिए हटाया गया, जिसमें से 23,054 हेक्टेयर केवल पिछले 5 साल में ही डाइवर्ट किए गए। जंगलों की कमी का असर जैव विविधता पर भी नजर आने लगा है। बांधवगढ़, कान्हा और पेंच रिजर्व के आसपास कई बाघ अब बाहरी लेंटाना झाड़ियों में रहने लगे हैं। इंसानों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ गया है। CSE के वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश और आसपास के जंगलों में पारिस्थितिक सूखा भी बढ़ रहा है, जिससे जंगल अपनी प्राकृतिक स्थिति खो रहे हैं। सरकार अक्सर दावा करती है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या सिर्फ संख्या बढ़ना ही पर्याप्त है? सुरक्षा ढांचा कमजोर होने पर यह उपलब्धि टिक नहीं पाएगी। सवाल उठता है कि इतने बड़े स्तर पर पद खाली क्यों रहे? भर्ती समय पर क्यों नहीं हुई? जब सड़क, उद्योग और शहरी विकास के लिए तेजी से फैसले लिए जा सकते हैं, तो जंगल और वन्य जीवों के लिए वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई? वन्य जीव पर्यटन और स्थानीय समुदायों की आजीविका भी इस सुरक्षा संकट से प्रभावित हो रही है। लाखों पर्यटक आते हैं,
लेकिन जंगल असुरक्षित होने पर पर्यटन प्रभावित होगा। सबसे जरूरी समाधान है कि 8,125 खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। अगर हर साल 1,000 से 1,500 पद भरे जाएं, तो कुछ ही वर्षों में स्थिति सुधर सकती है। साथ ही टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, कैमरा ट्रैप और जीपीएस का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, लेकिन ये तभी कारगर होगा जब पर्याप्त मानव संसाधन मौजूद हों, क्योंकि मध्य प्रदेश के वन विभाग में 8,125 खाली पद, 30 से 50% स्टाफ की कमी, 95,000 वर्ग किलोमीटर जंगल और 700 से ज्यादा बाघ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि चेतावनी है। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो मध्य प्रदेश की पहचान और उसकी जैव विविधता दोनों खतरे में पड़ सकती हैं, और इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाश या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर गोली लगने के बाद अस्पताल में। फतेहपुर से लेकर मुजफ्फरनगर और कानपुर तक पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। यही वजह है कि गुड फ्राइडे का दिन अपराधियों के लिए बैड फ्राइडे साबित हुआ। रेपिस्ट, इनामी, बदमाश, यूपी में सबका बुलेट इलाज। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। योगी राज में अपराध का बैड फ्राइडे। उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। यूपी के शहर शहर, हर जिले और हर संवेदनशील इलाके में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मेगा अभियान का मकसद साफ है, अपराध का अंत और कानून का राज। ये 6 तस्वीरें यूपी में योगी फोर्स के दनादन एनकाउंटर की पूरी कहानी बयां कर रही है। फतेहपुर से मुजफ्फरनगर, कानपुर, बांदा, फर्रुखाबाद और मथुरा तक योगी फोर्स का एक्शन साफ नजर आ रहा है और अपराधियों का गैंग लंगड़ा रहा है। योगी फोर्स के एक्शन की पहली तस्वीर फतेहपुर की है, जहां 50,000 के इनामी बदमाश सोनू यादव से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जब जंगल में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो खुद को घिरता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दोनों पैरों में लगी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी और फरार चल रहा था। तो जब हमें बिल्कुल सटीक सूचना मिलती है उसकी लोकेशन के बारे में, तो हमारी टीम वहां पर पहुंचती है। वहां पर वो पाया जाता है और वो काउंटर अटैक करने में वो करीब पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी करता है, और उसमें जब हमारी क्रॉस फायरिंग होती है तो उसमें उसके दोनों पैरों पर गोलियां लगती हैं। यूपी में बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों का अंजाम क्या होता है, उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और रेपिस्ट के बीच मुठभेड़ में बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने रेप के आरोपी सोनू का बुलेट से इलाज कर दिया। आरोपी ने अपनी 2 नाबालिग सौतेली बेटियों के साथ दरिंदगी करने का गुनाह किया था। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 3 शातिर बदमाशों सारिक हुसैन, कामरान और शाहिद अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1 लाख से ज्यादा की लूटी गई नकदी, अवैध तमंचे, कारतूस और स्कूटी बरामद हुई। आरोपियों ने लाल इमली मिल्स के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया था। योगी फोर्स का मिशन क्लियर है। उत्तर प्रदेश में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा फुल स्पीड में चलता रहा और यूपी पुलिस का दावा है कि यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपराधियों का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।